नमस्कार। एमपी डिबेट में आपका स्वागत है। विजयपुर में किसकी विजय है? दरअसल हम ये बात इसीलिए कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के समय संकट में मुरैना में फंसी बीजेपी के लिए संकट मोचक बनकर पार्टी में आए रामनिवास रावत उपचुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार बनाए जा रहे हैं। लेकिन भाजपा के ही पूर्व विधायकों ने टिकट मांगकर रावत और बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी है। वहीं कांग्रेस की एकजुटता भी रावत को चुनौती को बढ़ाने में सहायक सिद्ध हो रही है। ऐसे में भाजपा विजयपुर सीट जीतने के लिए हर संभव कोशिश में जुटी है। पूर्व विधायक सीताराम आदिवासी विजयपुर विधानसभा सीट का टिकट मांग रहे हैं। वो सीताराम सहरिया जनजाति वर्ग से आते हैं, जिसकी मतदाता विजयपुर में करीब 60,000 बताए जाते हैं। कुछ दिन पहले पूर्व विधायक के असंतोष को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उनको भोपाल बुलाया था। वहीं भाजपा के पूर्व विधायक मेवालाल जी मेवाड़ा जो भी हैं वो भी टिकट के दावेदार हैं। वे 85 से 98 में भाजपा की टिकट पर विजयपुर से विधायक रहे। 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के रामनिवास रावत से वो चुनाव भी हारे। मेवाड़ा का तर्क है कि जिनके खिलाफ पूरी जिंदगी चुनाव लड़ता रहा, पार्टी के लिए कार्य किया, अब उसी रामनिवास रावत के लिए कैसे वोट मांगे। मेवाड़ा ने उपचुनाव में टिकट की मांग की है। इधर विजयपुर सीट पर बीजेपी ने अभी से अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने पहले दौरे पर 1 महीने पहले विजयपुर पहुंचे थे। उन्होंने विजयपुर में 15 सड़कों के साथ 2 नहरों का ऐलान भी किया। इसके अलावा सीएम ने एक गौ संरक्षण अभ्यारण्य बनाने का भी ऐलान किया। इस विजयपुर के उपचुनाव में से जोड़कर देखा जा रहा है। विजयपुर सीट जीतने के लिए डॉक्टर मोहन यादव कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। उपचुनाव में विजयपुर में भाजपा को कड़ी टक्कर मिलती दिख रही है। यही वजह है कि इस बार लाडली बहनों के खाते में राशि ट्रांसफर करने और रक्षाबंधन का नेक देने के लिए विजयपुर में ही कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अब विजयपुर उपचुनाव से 6 बार जीतने आ रही कांग्रेस को चुनाव हराने की रणनीति पर काम कर रही है। विजयपुर विधानसभा सीट को कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। इस सीट पर कांग्रेस लगातार 6 विधानसभा चुनाव जीतती आ रही है। कांग्रेस ने भी सीट को जीतने की पूरी ताकत झोंक दी है। यहाँ पर मुरैना शिवपुर सीट से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी रहे नीटू सिकरवार सक्रिय हो गए हैं और कांग्रेस को एकजुट कर रहे हैं। यही वजह है कि भाजपा को विजयपुर उपचुनाव की राह आसान नहीं दिख रही है। आज विजयपुर सीट के हर सियासी समीकरण पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले हम देखते हैं कि इस मामले में जो राजनेता अपनी क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं। विजयपुर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की लंबे अंतर से जीत तय है। जिस तरह से रामनिवास रावत जी ने कांग्रेस पार्टी की रीति नीति से परेशान होकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली और लोकसभा चुनाव में विजयपुर विधानसभा क्षेत्र में 35,000 से ज्यादा मतों से भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिली, ये प्रमाणित करता है कि रामनिवास रावत जी के निर्णय के साथ उनके क्षेत्र की जनता भी है और उनके पुराने कार्यकर्ता भी उन्हीं के साथ हैं। कांग्रेस पार्टी विजयपुर में पूरी तरह समाप्त हो गई है। ना उनके पास नेता बचे हैं, ना नीति बची है और यहाँ तक कि बूथों पे कार्यकर्ता तक नहीं बचे हैं। कांग्रेस पार्टी विजयपुर में जमानत भी नहीं बचा पाएगी और भारतीय जनता पार्टी लंबे अंतर से जीतेगी। अभी छिंदवाड़ा में जो चुनाव हुआ उसमें आपने देखा होगा मात्र 3,000 वोट से भाजपा जीत पाई। 16 राउंड तक कांग्रेस आगे थी, लेकिन प्रशासन के दुरुपयोग पूरी जनता को पता है। और आने वाले विजयपुर के चुनाव हों चाहे जो भी उपचुनाव होंगे, उसमें दल बदलुओं को जबरदस्त तरीके से सबक सिखाने जा रही है कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता। जी, तो क्या वाकई में दल बदलुओं को सबक सिखाने की तैयारी हो चुकी है, या फिर एक बार फिर रावत जी जो हैं, चाहे वो किसी पार्टी में रहें, रावत जी जो है वो 7वीं बार विधायक बनने के लिए उनके सिर पे सहरा पहनेगा, क्योंकि इस बार वो मंत्री भी हैं और पूरी सरकार उनके साथ है। तो चलिए इसी मुद्दे पे हम लोग बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस बातचीत में हिस्सेदारी कर रहे हैं श्री घनश्याम पिरोनिया जी, जो पूर्व विधायक हैं बीजेपी से, उनका स्वागत है। आनंद जैन जी हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, उनका भी स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा जी हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। तो सबसे पहले आनंद जी, मैं आपकी तरफ चलता हूँ, क्योंकि ये बाजी आपकी थी। आप ही के विधायक ने इस्तीफा दिया, भाजपा में गए, मंत्री बन गए और फिर से अब वो कांग्रेस छोड़ के भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं। दुविधा ये है कि जो लोग उनके खिलाफ भाजपा में थे, उनकी दुविधा है कि अब हम
उनका प्रचार कैसे करें। दूसरी तरफ कांग्रेस में जो लोग बच गए हैं, जैसा कि अभी हम बाइट में सुन रहे थे कि आपके पास कार्यकर्ता भी नहीं बचे हैं, बूथ मैनेजमेंट करने वाले भी नहीं बचे हैं, तो ऐसे में कांग्रेस कैसे अपनी परंपरागत सीट जो कि कांग्रेस की कम और रावत जी की ज़्यादा लग रही थी उसको बचा पाएगी? देखिए, सबसे पहली बात तो अभी जैसे अभिनव शुक्ला जी ने हमारे कहा कि अमरवाड़ा में भी इन्होंने यही भ्रांति फैलाई थी कि हमारे पास कार्यकर्ता नहीं है, बूथ मैनेजमेंट नहीं है, कांग्रेस के पास लीडर नहीं है, तो वो लीड आके 1500 या 3000 के आसपास टिकी। तो ये तो एक भारतीय जनता पार्टी का एक भ्रमात्मक स्थिति रहती है कि चुनाव के पहले वो ये इस तरह के नेता भाषण दे, बातें करें ताकि कांग्रेस डिमोरलाइज हो। दूसरी रही बात, रावत जी कभी चुनाव नहीं जीते, कांग्रेस चुनाव जीतती है ये, क्योंकि संगठन बड़ा होता है, चुनाव चिन्ह बड़ा होता है, पार्टी बड़ी होती है। जब जब व्यक्ति अपने को संगठन से बड़ा समझने लगता है उसकी यही हार होती है, जैसे कि अभी विजयपुर में अमरवाड़ा में हुई। तो यहाँ भी वही स्थिति होना है कि रावत जी चुनाव नहीं जीतेंगे या कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगी। और कांग्रेस पार्टी में कोई दुविधा नहीं है, कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिन्ह पे जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ेगा उसके साथ पूरी पार्टी, पूरा संगठन, पूरा नेतृत्व तो खड़ा है। और हमारी रीति नीतियों को लेकर ही 6 बार अगर हम विजयपुर में चुनाव जीते हैं तो 7वीं बार भी हम जीतेंगे, ये इसमें कोई संशय नहीं है। ये सब भ्रांतियां भारतीय जनता पार्टी के द्वारा फैलाई जाती है और फैलाई जा रही है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस अपनी स्ट्रेटेजी से चुनाव लड़ती है और अपनी नीति के हिसाब से चुनाव लड़ती है। जी, तो मगर एक बात है जैन साहब की, ठीक है कि कार्यकर्ता 6 बार से, चूंकि रावत जी के साथ ही वो काम कर रहे थे, तो उनकी दुविधा तो होगी कि भाई ये विधायक जो 6 बार से हमारा नेतृत्व कर रहा है, अब इन्होंने चूंकि पार्टी बदली है और ये विधायक अब मंत्री भी हैं, सरकार भी भाजपा की है और विजयपुर में बहुत सारे काम भी होना है जिसकी शुरुआत मुख्यमंत्री ने अपनी घोषणाओं से कर दी। तो क्या विजयपुर की जनता को नहीं लगेगा कि भाई हमको हमारे विधायक को विपक्ष में बैठना चाहिए कि हमको सत्ता के साथ जाना चाहिए? नहीं, ऐसा अगर सोच होता तो फिर 7 बार हम विधानसभा चुनाव कैसे जीतते, जैसा आपने बताया। तो अगर ऐसा रहता तो हर बार फिर विपक्ष में क्यों बैठते? वहां की जनता की नीति स्पष्ट है कि सही के साथ, सच्चे के साथ जाएंगे और काम जो कर रहे हैं। 7 विधानसभा चुनाव जीते तो ऐसे तो नहीं जीते, काम किया होगा ना वहां के विधायकों ने, कांग्रेस के विधायकों ने काम किया होगा, काम कराने की कोशिश की होगी, जनता के बीच रहे होंगे, तो ये जनता को वहां का विश्वास है। तो जनता कभी फैसला नहीं करती कि सत्ता के साथ जाना, जनता के बीच जो रहता है, कांग्रेस पार्टी रही है, रीति नीति पे जो काम करती है उसके साथ जनता जाती है। सत्ता के साथ ऐसा कुछ नहीं कि सत्ता जा रही तो जनता परिवर्तित हो जाती। अगर ऐसा होता तो अमरवाड़ा में कम से कम 40,000 से आपको सीट जीतना थी। पूरा प्रशासन, पूरा मंत्रालय, पूरे हिंदुस्तान के पूरे नेता वहां लगे थे, फिर क्या हुआ? तो आज जनता बहुत समझदार है, जनता सच के साथ जाती है और जनता हमारे साथ है और जनता सच के साथ ही रहेगी। जी घनश्याम जी, जनता सच के साथ रहेगी, जनता समझदार है, जनता दल बदलुओं को तवज्जो नहीं देगी। अमरवाड़ा में आपने पूरी कोशिश कर ली, पूरी सरकार को झोंक दिया, बाहर से नेता लाके झोंके, तब भी आपकी जीत जो है बहुत मुश्किल से हुई। तो आपको ये क्यों लगता है कि 6 बार के विधायक रहे रावत जी, अगर आपकी पार्टी कमल से चुनाव लड़ेंगे और अभी जैसे कि आपके प्रवक्ता भी कह रहे थे कि हम 35,000 की लीड हमने लोकसभा में बनाई, तो विधानसभा में वो लीड बनी रहेगी, ऐसा क्यों लगता है आपको? देखिए, अभी आनंद जी भी कह रहे थे और वो कहीं ना कहीं सत्य भी बोल रहे थे, जनता सब जानती, जनता समझदार है और इसलिए सरकार मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की है और रामनिवास रावत जी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के नाते चुनाव लड़ेंगे। और जनता ये अच्छे से जानती है कि वर्तमान में वो मंत्री हैं और मंत्री होने के नाते अगर जनता जनार्दन ने उनका सहयोग किया तो जिस प्रकार से सबका साथ सबका विकास, ये जो भाव लेकर के भारतीय जनता पार्टी चली है, कहीं ना कहीं विकास के सोपान ये विजयपुर में ध्यान में आएंगे। और इसलिए बिल्कुल ये सही है कि जनता जानती है, जनता समझती है और इसलिए कमल का फूल वहाँ खिलेगा। और जैसा कि हम सबने देखा अभी लोकसभा के चुनाव में वहाँ से 35,000 मतों से जो बढ़त मिली है, आप अंदाज लगाएं कि रामनिवास रावत जी का जो अपना एक व्यक्तित्व है, रामनिवास रावत जी का जो काम करने का तरीका है, और रामनिवास रावत जी वास्तव में दुखी थे, परेशान थे। कांग्रेस के उन्होंने कई बड़े नेताओं पर
आक्षेप लगाए थे और उसी का परिणाम है कि वो कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से वो क्षेत्र का जिस प्रकार से उनके मन में विकास करने का भाव है, उस लक्ष्य को वो पूरा करेंगे। इस ध्येय के साथ में भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतरेगी। और जैसा भी आनंद जी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी सबको झोंकती है, देखिए मैं हमेशा कहता हूं भारतीय जनता पार्टी चुनाव को चुनाव की तरह लड़ती है और उसमें चाहे छोटा कार्यकर्ता हो चाहे बड़ा नेता हो, वहां पर कार्यकर्ता के नाते वो वहां सब विधानसभा क्षेत्र हो, लोकसभा क्षेत्र हो, उपचुनाव हो, वो हम मौजूद रहते हैं। और चुनाव हम जीत करके हमारी सरकार के माध्यम से हम जनता की कैसे सेवा कर सकते हैं, कैसे कल्याण कर सकते हैं, इस हेतु एक एक लोग लगते हैं, एक एक कार्यकर्ता लगता है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी का तो बूथ स्तर पर मजबूत संगठन है, देश प्रमुख, अन्ना प्रमुख, बूथ समितियां। और इसलिए कांग्रेस जो आरोप लगाती है कि साहब ये जो मनगढ़ंत बात करते हैं, आप निश्चिंत रहें, विश्व की सबसे बड़ी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा लक्ष्य लिया है। हमारी जो अगले महीने से सदस्यता अभियान शुरू होने वाला है, उसमें भी 10 करोड़ और नए कार्यकर्ता ये भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। और इसके पीछे उद्देश्य यही है कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से प्रेरित होकर ये जो देश को परम वैभव के शिखर पर पहुंचाने का हम सबका लक्ष्य है, उसमें एक एक व्यक्ति की आवश्यकता, एक एक व्यक्ति का सहयोग लेकर के हम भारत को विश्व गुरु बनाने की ओर अग्रसर होंगे। इसलिए इस प्रकार के कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी समय समय पर आयोजित करती है। और विजयपुर का भी चुनाव ये भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से जीतेगी, ये आपको आने वाले समय में ध्यान में आए। घनश्याम जी एक बात बताइए, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है ये, फिर इस पार्टी को 6 बार के विधायक को अपने साथ क्यों जोड़ना पड़ा? दूसरा, आपके सीताराम जी हैं जो इनके खिलाफ चुनाव लड़े थे, उनकी दुविधा ये है कि भाई कल अभी तो कुछ दिन महीने पहले हम अपनी पार्टी से भाजपा से जो है इनके खिलाफ चुनाव लड़े थे, इनके खिलाफ अनर्गल बातचीत कर रहे थे, बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे। अब भाजपा के बहुत सारे लोगों की दुविधा होगी कि जिस आदमी के खिलाफ हम लगातार 6 बार का मतलब 30 साल कम से कम, अगर 5-5 साल चुनाव की बात करें तो अगर एक आदमी के खिलाफ आप 25-30 साल से लगातार बोल रहे हैं, पब्लिक के बीच में जा रहे हैं, फिर उसी आदमी का झंडा लेके, उसी पार्टी का झंडा लेके आप चलेंगे तो ये दुविधा नहीं होगी घनश्याम जी? नहीं, देखिए मिश्रा जी, मेरा निवेदन ये है, जब रामनिवास रावत जी भारतीय जनता पार्टी में है, आपने देखे होंगे कि उपचुनाव हुए थे, मैं भी भांडर से विधायक रहा था जी, लेकिन आप देखो वहां पर रक्षा संतराम सरोनिया जी आई, उनको भारतीय जनता पार्टी टिकट दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता होने के नाते मैंने भी निवेदन किया था कि मुझे भी आपके सामने निवेदन करने का अवसर है। पार्टी में बात सब रखते हैं, सबको रखना चाहिए, लेकिन निर्णय जो होता है और निर्णय कार्यकर्ता शिरोधार्य करता है और फिर एक लक्ष्य लेकर के भारतीय जनता पार्टी जीते, कमल का फूल खिले, इस हेतु सब लोग काम करते हैं। आप निश्चिंत रहें, जितने भी लोग हैं वो चुनाव से पहले बात रखेंगे, रखना भी चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र है, कांग्रेस जैसा काम नहीं है। आप देखेंगे कैसी इनके यहाँ पर सिर्फ फोटोपल होती है, ये भारतीय जनता पार्टी है। बात भी रखेंगे, लेकिन जब प्रत्याशी तय हो जाता है और तय होने के बाद में सब लोग एकजुट होकर के कमल का फूल खिले वहां से, इस हेतु सब लोग प्रचार प्रसार भी करेंगे, सड़कों पर भी निकलेंगे और झोली फैलाकर हम वोट भी मांगेंगे। और खास तौर पर उस क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग बहुत सारे आते हैं, उसमें वहां पर बहुसंख्यक समाज में लोग हैं। उन समाजों के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चाहे केंद्र की हो चाहे प्रदेश की हो, इन वर्गों के लिए जो हमने कल्याणकारी कार्य किए हैं, योजनाएं संचालित की हैं, वो वहाँ की जनता बहुत अच्छे से समझती है। ठीक है, और इसलिए सारे के सारे। आनंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं। आनंद जी आप कुछ कहना चाह रहे थे जी? मेरे को बड़ा आश्चर्य की बात है कि पूरी भारतीय जनता पार्टी में जो आपने प्रश्न उठाया कि इनको कांग्रेस के जीते हुए विधायकों में ही सब काबिलियत दिखती है। मतलब भारतीय जनता पार्टी के पास न तो काबिलियत के नेता है, न काबिलियत का नेतृत्व है। जो झंडा उठाते थे वो झंडा उठाएंगे। तो ये लोकतंत्र की, जो आंतरिक लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में 130 लोगों को इन्होंने टिकट दिए हैं, जिससे जो भारतीय जनता कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में गए हैं। तो इनका लोकतंत्र बचा कहाँ है?
इनके आचार विचार बचे कहाँ? ये तो कांग्रेस युक्त बीजेपी हो गई है। ये इसको क्यों नहीं स्वीकारते कि इनके पास अमरवाड़ा में भी हमारे कांग्रेस के व्यक्ति को ने तोड़ के बनाया, यहाँ पे भी हमारे व्यक्ति को तोड़ के मंत्री बना के आप विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं। तो इनके पास न तो कार्यकर्ता है, न टीम है, न व्यक्तित्व है, न चुनाव का कोई विजन है। इनको तो सिर्फ कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के जो व्यक्ति है, आप पूरी बात सुनिए, कांग्रेस के जो व्यक्ति है वो कैपेबल है, कानूनी 7 बार के विधायक रहे, तो आपने कोई कार्य नहीं किया। आपने हमारे व्यक्ति को तोड़ के आपकी पार्टी के लोकतांत्रिक तरीके को बता दिया। अगर आप इतने ईमानदार होते तो आप अपनी पार्टी के व्यक्ति को टिकट देते, ना कि कांग्रेस से आए हुए लोगों को चलिए घनश्याम जी और घनश्याम जी और आनंद जी, चलिए घनश्याम जी और आनंद जी, हम आप दोनों से हटकर सुरेश जी के पास चलते हैं। सुरेश जी पत्रकार हैं और पत्रकारों से लोग ये उम्मीद करते हैं कि वो तटस्थ भाव से अपनी बात कहेंगे, इसलिए वो पत्रकार हैं। तो मैं सुरेश जी, ये जो पूरी बातचीत है इसमें ठीक है कि विजयपुर का ये चुनाव है, रावत जी चुनाव लड़ रहे हैं, अभी तक कांग्रेस से लड़ रहे थे, अब बीजेपी से लड़ रहे हैं। बीजेपी के जो लोग उनके खिलाफ थे उनकी द्विधा भी अपनी जगह है कि भाई हम क्या बात करें, पर चूंकि जैसे घनश्याम जी कह रहे हैं कि जब पार्टी ने तय कर लिया तो फिर उस आदमी के लिए सब लोग जुट जाते हैं। और कांग्रेस जो है वो अपना घर नहीं बचा पाई, ठीक है नहीं बचा पाई, बहुत सारे लोग कई बार आप बहुत चाहकर भी अपनी चीज़ें नहीं बचा पाते, तो कोई तो देश की बॉर्डर नहीं बचा पाते हम लोग कई बार। तो ये तो पार्टी में विधायक हैं, तो छोटे छोटे प्रलोभन में लोग इधर उधर डिग जाते हैं। पर ये पूरा विजयपुर का जो चुनावी अभियान है इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, लोकसभा चुनाव में मुरैना सीट जो है वो भाजपा के लिए मुफीद नहीं थी, इसलिए एक रणनीति के तहत रामनिवास रावत जी को यहाँ लाया गया। एक तो ये बात बहुत स्पष्ट है, हम सब लोग बहुत बार बात कर चुके हैं। दूसरी बात ये है कि रामनिवास रावत जी जो है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और बड़े महाराज के विशेष समर्थक रहे हैं, जिसके कारण उन्होंने उस समय आने से ये कहते हुए इनकार किया था कि भाई मैं अपनी आइडियोलॉजी नहीं बदलना चाहता। अब उनका ये कहना है कि भाई जिस आइडियोलॉजी के लिए मैंने महाराज का साथ छोड़ा और कांग्रेस में रहा था, अब कांग्रेस में वो आइडियोलॉजी नहीं बची है, इसलिए अब मैं महाराज के साथ जाऊंगा, ऐसा मेरा सोचना है। तीसरी बात यह है कि उनको एक अवसर मिला, राजनीति अवसर का खेल हो गई है। राजनीति में अब नैतिकता वैतिकता की बात मुझे नहीं लगता कि जो कहता है वो केवल अपनी किसी बात को ढकने के लिए नैतिकता की बात कहता है। राजनीति में कोई नैतिकता जैसा प्रश्न नहीं है, और बाकी संस्थानों में भी नहीं है। केवल राजनीति को दोषी क्या ठहराएं, क्योंकि आपने कह दिया कि पत्रकार को तटस्थ भाव से काम करना चाहिए। जब हम सवाल ही तटस्थ भाव से नहीं पूछते तो फिर कैसे हम कह देंगे कि हर कोई तटस्थ रहे? तो मुझे लगता है कि ये पक्ष तो कोई रहता ही, खैर ये एक अलग विषय। तो रामनिवास रावत जी का भाजपा में आना, उनका मंत्री बनना, ये उनके राजनीतिक अचीवमेंट है, क्योंकि राजनीति आज समाज के लिए नहीं की जा रही, सेवा के लिए नहीं की जा रही, अपनी उपलब्धियों को बढ़ाने के लिए राजनीति की जाती है। आदमी मालामाल बने इसके लिए राजनीति की जाती है, और लोगों के बीच में जाकर के बहुत कम लोग ऐसे हैं जो राजनीति सेवा भाव से करते हैं। वो लोग अब मेरे ख्याल से धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे। इसलिए रामनिवास रावत जी का आपके आती है दूसरी अगली बात ये आती है कि भाई वहां से 2 भाजपा के विधायक रहे, एक सीताराम आदिवासी रहे, एक बाबूलाल मेवाड़ा रहे। अपने नाम गलत जा रहा है उनका नाम बाबूलाल मेवाड़ा है। तो बाबूलाल मेवाड़ा जो है उनने रामनिवास रावत जी को दो बार से ज्यादा हराया है, और सीताराम आदिवासी ने 1 बार हराया है। इसलिए ये दोनों की दावेदारी उतनी प्रबल दावेदारी नहीं बनती जितनी रामनिवास रावत जी की बनती है। हम अनेकों ऐसे विधायकों को देख सकते हैं जिन विधायकों ने अपनी सीट पर हारने के बाद कांग्रेस का वो विधायक भाजपा में आ गया और भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ करके वो जीत गया। तो इसलिए रामनिवास रावत जी की सीट पर कोई बहुत खतरा नजर नहीं आता, क्योंकि मुझे अच्छे से ये मालूम है कि रामनिवास रावत जी ने भाजपा ज्वाइन करने से पहले अपने समाज के लोगों के माध्यम से, कार्यकर्ताओं के बीच में जाकर के और जनता के बीच में जाकर के कम से कम 1 सप्ताह मंथन किया था। पहले उन्हें प्रधानमंत्री जी की सभा में भाजपा में शामिल होना था, लेकिन उनकी गणना पूरी नहीं हुई थी, इसलिए उन्होंने मुख्यमंत्री जी के साथ मिलकर के, भाजपा अध्यक्ष के साथ मिलकर के और पार्टी ज्वाइन की थी। एक विषय जो उठा है उसका जवाब मैं जरूर देना चाहता हूँ, और वो ये है कि जिस सीट की बात हम छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत की जिस सीट की हम बात कर रहे हैं, जहां से कांग्रेस के विधायक भाजपा के विधायक हो गए आजकल, उसके अंदर मात्र 3000 से जीत हुई थी। तो वो 3000 से जीत का मतलब ये था कि कमलनाथ जी जैसा एक चट्टान, बहुत बड़ा नेता, जिसका राष्ट्रीय
महत्व है। इस प्रकार का एक नेता वहां चुनाव के अंदर सामने था, जिसके कारण जैसे भी हो भाजपा 3000 से जीत पाई। इस क्षेत्र में विजयपुर में भाजपा के पास कोई कमलनाथ नहीं है। दिग्विजय सिंह जी भी यदि वहां जाकर के मेहनत करेंगे तो दिग्विजय सिंह की जीत की संभावना भी के रहने के बाद भी जीत की संभावना नहीं है। गोविंद सिंह जी जाएंगे तब भी जीत की संभावना नहीं है। इसलिए विजयपुर में मैं जो मेरा एनालिसिस ये है नाम है गलत उसमें चारा मैं किसी विधायक का भी नाम। प्रकार की जोखिम नहीं देखता, ऐसा मेरा मानना है। निश्चित रूप से आप जो बात कह रहे हैं उसमें सही बात है सुरेश जी, कि वहाँ छिंदवाड़ा की परिस्थिति अलग थी। कमलनाथ जैसे कद्दावर नेता थे, उनका अपना एक प्रभाव मंडल था, और विजयपुर में खुद जो है रावत जी का अपना प्रभाव मंडल है, जो भी है, या सिंघा थोड़ा बहुत कहें तो सिंधिया जी का प्रभाव मंडल हो सकता है, ये दो लोगों का है। पर उस तरह से अलग से कोई प्रभाव मंडल वाला नेता अभी तक सामने नहीं दिखाई देता। तो ऐसे में ये सोचना कि, और ये बात भी ठीक कह रहे हैं आपकी, कोई नैतिकता क्या है। अब तो लोग देखते हैं कि भाई मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, जनता भी ये देखती कि हमारा ये विधायक है, ये अगर जीतता है तो हमारे लिए क्या करेगा। विधायक देखता है कि अगर मैं पार्टी में रहा, रूलिंग पार्टी में, तो मुझे क्या मिलेगा। तो जो आदमी पहले वैचारिक रूप से कहता है कि मैं सहमत नहीं हूँ, तो ऐसे कांग्रेस में मुझे लगता कोई तब्दीली तो आई नहीं कि कांग्रेस जो है वो कुछ बदल गई हो, और उन्होंने अब अपनी वैचारिकता को एक तरफ रखा और उनको समझ में आया कि समय की मांग है कि अब चलिए इनके साथ चलते हैं। अभी कांग्रेस का कोई भविष्य प्रदेश में उस तरह से नहीं दिख रहा, जब भी दिखेगा तो 5 साल बाद ही दिखेगा। तो ये भी वजह हो सकती है कि वो भाजपा में शामिल हुए हों। तो ये आप बात, आपका जो कहना है वो अपनी जगह है। मैं बहुत दो टूक बात कही, उसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, अवसरवादिता तो राजनीति का भारतीय नहीं, एक मिनट आनंद जी, सुरेश जी कुछ कह रहे हैं। हाँ बोलिए सुरेश जी। आनंद जी, एक बात मैं जोड़ना, मैंने जो कहा था कि कोई नैतिकता जैसा प्रश्न नहीं है, आप इसी बात से समझ लीजिए कि उन्होंने भाजपा ज्वाइन करने के बाद तब तक अपने आप को भाजपा में यानी विधायक पद से इस्तीफा नहीं दिया जब तक उनको मंत्री नहीं बना दिया गया। यदि आप में नैतिकता जैसा कोई प्रश्न होता तो आप उसी दिन छोड़ देते, जैसे कमलेश शाह ने छोड़ा था। 1 मिनट में जो है भाजपा ज्वाइन करी और जाके अध्यक्ष को इस्तीफा दे के आ गए। लेकिन रामनिवास रावत जी ने तो मंत्री बनने के बाद कि भैया मैं तो विश्वास तुम पर जब करूंगा जब मुझे मंत्री बना दोगे। तो इसका मतलब कहाँ नैतिकता का प्रश्न होता है। इसलिए राजनीति है, जिस तरीके की राजनीति चल रही है उसके अंदर बहुत अच्छा किया उन्होंने। जी चलिए आनंद जी बताइए जी। हेलो, हाँ जी बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। हेलो जी जी आनंद जी। हेलो। हाँ हाँ बोलिए आप, मुझे तो आपकी आवाज आ रही है। चलिए आनंद जी जब बोलेंगे तभी हम घनश्याम जी के पास चलते हैं। घनश्याम जी, सुरेश भाई की बातचीत पे आप कुछ कहना चाहेंगे? मिश्रा जी, जैसे आपने सुरेश जी को पहले ही हिंट कर दिया था कि पत्रकार तटस्थ होकर के विषय रखते हैं, उन्होंने विभाग तरीके से अपनी बात रखी है जी। और अंतिम लाइनों में उन्होंने स्पष्ट कहा है कि रामनिवास रावत जी वहां से विजय श्री हासिल करेंगे। क्योंकि देखिए वास्तव में सही भी है, वर्तमान में मंत्री हैं, सरकार में मंत्री हैं, जनता भी समझती है कि अगर वो जीतेंगे उनके माध्यम से कहीं ना कहीं जिस प्रकार की विकास की अपेक्षा है उसमें हमें कहीं ना कहीं क्षेत्र को लाभ मिलेगा। और आप देखेंगे रामनिवास रावत जी या उनके दोनों जो हमारे पूर्व विधायक हैं, बाबूलाल मेवरा जी हों या सीताराम जी हों, इनका भी अपना दोनों का व्यक्तित्व है। इन दोनों का भी साथ मिलेगा, पूरी पार्टी वहाँ शिद्दत के साथ में लगेगी। माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी हमारे जो वहाँ के बड़े नेता हैं, माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं, और जिन जिन को पार्टी वहाँ चुनाव प्रचार में अभियान में लगाएगी, ड्यूटी लगाएगी, मैं समझता हूँ बहुत अच्छे से रामनिवास रावत जी वहाँ से जीतेंगे। और लोकसभा में जैसा 35,000 से वहाँ से हम लोगों ने लीड ली है, हमको पहले से ही बढ़त है, बहुत अच्छे से जीतेंगे। और आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी का परचम विजयपुर में फहराएगा बहुत। जी आनंद जी, आप कुछ कह रहे थे? आनंद जी चलिए, फिर हमारा लगता है कि आनंद जी के साथ कुछ संपर्क टूट गया है। हम बातचीत को अपना जारी रखते हैं। आनंद जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? नहीं, अच्छा कोई नहीं, आवाज नहीं आ रही सर। हेलो जी, आप बोल सकते हैं। आपने म्यूट करके रखा है, बोलिए ना आप।
जी आप बोलिए, आपकी आवाज तो आ रही है हमको आनंद जी। चलिए तो फिर मैं फिर से जो है, अब चूंकि मेरे डिबेट का समय भी हो रहा है, मैं सुरेश शर्मा जी के पास ही चलता हूं वापस। सुरेश जी, कुछ और ऐसी बात जो आपको लगता है कि विजयपुर विधानसभा को लेकर कही जा सकती, या इतनी तमाम योजनाएं सरकार धीरे धीरे अब 8-9 महीने की तरफ बढ़ रही है, तो सरकार का अपना एक परफॉर्मेंस होता है, एक विश्वसनीयता होती है, और मुख्यमंत्री खुद जो है लगातार वहाँ जा रहे हैं, तो किस तरह का माहौल आपको बनता दिखता है? देखिए, मुख्यमंत्री जी का जाना स्वाभाविक रूप से ये संदेश देता है कि डेवलपमेंट हमारे पास चल के आ रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी जो घोषणा करेंगे प्रशासन उसको पूरी करने की कोशिश करता है। यदि मान लो 100% नहीं होती तो 60-70-80% तो होती ही है। तो यदि इतनी भी हो जाती है तो जो बड़ी राशि की घोषणा होती है तो इतना हो जाता है कि भाई एक व्यवस्था लगने लगी कि हमारे यहाँ डेवलपमेंट हो रहा है। दूसरी बात यह है कि रामनिवास रावत जी अपने आप में कद्दावर नेता है, और उनकी जो है एक राजनीति में एक बड़ा शब्द चला है सुभाष जी की, जो अवहेलना हुई है मेरी। हाँ। वो चंपई सोरेन भी यही कह रहे, मेरी अवहेलना अपमान हो गए। ऐसे ही रामनिवास रावत जी की अवहेलना हुई है कि भाई एक कार्यकारी अध्यक्ष था, इस उम्मीद के साथ महाराज का साथ छोड़ा था उन्होंने, उसके बाद कार्यकारी अध्यक्ष को छोड़ करके जीतू पटवारी को जो है अध्यक्ष बना दिया। तो एक मानसिकता बनती है कि भाई हम यदि ग्वालियर चंबल में एक नेता को आगे बढ़ा करके और काम करते तो कांग्रेस का एक अच्छा विकल्प तैयार होता, तो नहीं हुआ। इसलिए कांग्रेस जो है वहां, अच्छा अभी तक कांग्रेस ने तो यही नहीं बताया है कि वहां कैंडिडेट किसको उतारेगी। यदि उन्हीं परिवार को, सिकरवार परिवार को ही उतारना है जो मूलतः भाजपा का है, वो परिवार ही भाजपा का है, उनके पिताजी जो है वो भाजपा के विधायक रहे, उनका भाई जो है वो भाजपा संघ के अंदर जो ग्वालियर से कांग्रेस के विधायक हैं, वो संघ के बड़े आज भी अच्छे कार्यकर्ता हैं संघ के, और जिन को लोकसभा लड़ाया था मुरैना, वो भी भाजपा के कार्यकर्ता रहे, भाजपा से विधायक रहे। तो इसलिए वहां सामने आप भाजपा को ही खड़ा करोगे, आपके पास को तो कुछ है नहीं ना उस क्षेत्र में। तो इसलिए छिंदवाड़ा और ये जो अपना विजयपुर श्योपुर वाला जो जिला है, उसके अंदर तो स्थिति अपने आप परिवर्तित हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस वहां ज्यादा मशक्कत करने वाली भी नहीं है। बयान अलग विषय है, और जो है राजनीति में बयान दे करके आदमी शहीद होने की कोशिश करता है, तो मुझे लगता है वो सब तो चलेगा, लेकिन वहां कोई टक्कर जैसी स्थिति होगी मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा। मैं मतलब अपने आप को कन्विंस कर ही नहीं पा रहा हूं कि वहां जाकर के रामनिवास रावत जी को टक्कर कौन देने वाला। जी, तो अभी ये कैंडिडेट कांग्रेस ने डिक्लेयर नहीं किया, पर कांग्रेस अपनी सीट बचाने की मशक्कत कर रही है, एकजुटता दिखा रही है। आने वाले समय में देखेंगे कि विजयपुर में किसकी विजय होती है। आप लोग मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।